नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी में आज, जहां हम बात करते हैं यूपी से जुड़ी बड़ी खबरों की, बड़े अपडेट्स की। साल 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। इस दंगे में 62 लोगों की मौत हुई थी, 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। तब इस मामले को लेकर मेरठ जोन के 5 जिलों में कुल 510 एफआईआर रजिस्टर हुई थी। अब खबर आई है कि योगी सरकार ने दंगों से जुड़े 77 मामले वापस ले लिए, वो भी बिना कोई कारण बताए। आज की बड़ी खबर में इसी बारे में हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कि किस नियम के तहत ये मामले वापस हुए हैं, आखिर सुप्रीम कोर्ट में किस मामले की सुनवाई करने के दौरान ये हलफनामा राज्य सरकार की तरफ से दाखिल हुआ, और सरकार से पूछेंगे कि दंगे से जुड़े ये मामले वापस क्यों लिए गए। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियों पर गौर कीजिए। पहली सुर्खी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ कैंपस में ही लगे पर्चों को लेकर है। एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया। इसके बाद उनके खिलाफ विश्वविद्यालय कैंपस में पर्चे लग गए। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस तरह के पर्चे हटवा दिए हैं। इस बारे में एएमयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हमजा सूफियान का कहना है कि सर सैयद अहमद खान की विचारधारा के खिलाफ जाकर कल्याण सिंह के निधन पर संवेदना व्यक्त की गई। वहीं इस बारे में विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम का कहना है इस समय कैंपस में छात्र नहीं है। कुछ शरारती तत्वों ने इस तरह के पर्चे 2-3 जगहों पर चिपकाए, जिनके बारे में जब जानकारी मिली तो तत्काल हटाए गए। जहां तक सोशल मीडिया का संबंध है, उस पर कोई भी व्यक्ति टिप्पणी कर सकता है। अगर वो कानून के उल्लंघन के दायरे में आता है तो इसकी जांच की जाएगी, ये प्रॉक्टर साहब ने कहा है। दूसरी सुर्खी प्रदेश भर में हुए एक अनूठे प्रदर्शन से जुड़ी है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर समेत प्रदेश के 75 जिलों में योगी सरकार के खिलाफ मटका फोड़ आंदोलन किया। आपको बता दें कि पिछले महीने आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूपी के जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ के कथित महाघोटाले का मुद्दा उठाया था। पार्टी पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही है। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी ये है, योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एक बयान से ये सुर्खी बनी। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बीजेपी लाश पर राजनीति करती है। पत्रकारों से बात करते हुए वाराणसी में उन्होंने कहा कि पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, लेकिन आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि देश का बॉर्डर केंद्र की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स आया कहां से, ये किसी को पता नहीं चला। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कल्याण सिंह के नाम पर सड़कों के नाम रखे जाने पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के नाम पर सड़कों का नाम रखा जाना ठीक है, लेकिन अगर नाम बदले जाने से ही विकास हो जाए तो 24 करोड़ वाली आबादी के उत्तर प्रदेश का नाम अंबानी कर देना चाहिए, ताकि सारे लोग माला माल हों। सुर्खियां हुई खत्म, अब बात बड़ी खबर की। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में सांसदों, विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमों का ट्रायल जल्दी पूरा करने से जुड़ी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल पर सुनवाई चल रही है। 2 साल पहले भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह पीआईएल लगाई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से उन आपराधिक मामलों की जानकारी मांगी जो विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज हैं। माने कोर्ट ने सरकारों से इस मामले की एक स्टेटस रिपोर्ट मांग ली। कल यानी 24 अगस्त को अदालत की तरफ से नियुक्त अमाइकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र जो अदालत की मदद करते हैं, उनका नाम है विजय हंसारिया, उन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया। पूरी रिपोर्ट 62 पन्नों की है और इसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों की तरफ से दिए गए जवाब देखे जा सकते हैं। इसी स्टेटस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया जवाब भी है। अपने जवाब में सरकार ने बताया है कि साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 77 मामले सीआरपीसी की धारा 321 के तहत वापस लिए गए। आपको बताएं कि जो मामले वापस लिए गए वो ऐसी धाराओं के तहत दर्ज थे जिनमें अधिकतम सजा उम्र कैद है। इसका सीधा मतलब हुआ कि ये सारे मामले गंभीर थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में कुल 6,869 आरोपियों के खिलाफ 510 मामले मेरठ जोन के 5 जिलों में दर्ज करवाए गए थे। इन 510 मामलों में से 175 में आरोप पत्र दायर किए गए, 165 मामलों में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई और 170 मामलों को हटा दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा सीआरपीसी की धारा 321 के तहत 77 मामले वापस भी लिए गए। सरकारी आदेश में मामला वापस लेने का कोई कारण नहीं बताया गया है, केवल ये कहा गया है कि प्रशासन ने पूरी तरह से विचार करने के बाद विशेष मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए हमने आज तक के डिप्टी एडिटर और कानून मामलों पर सालों से रिपोर्टिंग कर रहे संजय शर्मा से बात की। हमने संजय से पूछा कि जिस सरकारी आदेश के तहत मामले वापस लिए गए
उनमें ऐसा करने का कारण क्यों नहीं देना पड़ा और क्या इसे लेकर अदालत की तरफ से कुछ कहा भी गया? सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था जनहित याचिका के जरिए। अश्विनी उपाध्याय ने याचिका लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि जो एमएलए, एमपी, सांसद और विधायक जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और शीघ्र से शीघ्र इन मामलों का निपटारा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए थे और उनसे जवाब मांगा था। कुछ राज्य सरकारों ने तो जवाब दिए, लेकिन बहुत सारे ने जवाब नहीं दिए। कोर्ट को इसके लिए फटकार लगानी पड़ी और धमकाना पड़ा राज्य सरकारों को। हाई कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की मिसाल देते हुए कहा कि 511 मुकदमे थे, जिसमें हमने 77 मुकदमे तो वापस ले लिए हैं नेताओं के खिलाफ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकारें चाहें तो मुकदमे वापस ले सकती हैं, क्योंकि विधायक और सांसद जनप्रतिनिधि हैं, तो राजनीतिक दुर्भावना से भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाते होंगे। आप अगर उसे वापस लेना चाहते हैं तो आप बेशक लें, लेकिन आपको संबंधित हाई कोर्ट में जाकर क्लीन चिट वहीं से आपको बनवानी पड़ेगी, क्योंकि हाई कोर्ट जब संतुष्ट होगा तब आपको आदेश करेगा कि ठीक है आप मुकदमे वापस लीजिए। यानी हमारा इससे फिलहाल कोई ना हमें आपत्ति है आपके मुकदमे वापस लेने से, लेकिन हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। ये एक बड़ा मोड़ है राजनीति में शुचिता के लिए। हमने संजय शर्मा से रिपोर्ट के उस आखिरी पैरा का मतलब भी पूछा जिसमें कहा गया है कि सरकार ने इन मामलों को वापस तो ले लिया है, लेकिन हाई कोर्ट इन मामलों की जांच कर सकता है। हमारी कई कानून के जानकार सीनियर एडवोकेट से बात हुई, उनका यह कहना है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव तो लागू नहीं होगा, यानी पूर्व अवलोकन विधि से तो लागू नहीं होगा, लेकिन अगर कोई याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है कि इनके खिलाफ जो मामले थे और वो वापस लिए गए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और हाई कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए, उसमें जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये संगीन अपराध थे और राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए, राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए सरकारों ने मुकदमे वापस लिए हैं। लिहाजा ये संगीन अपराध है और इनकी जांच जरूरी है। हाई कोर्ट चाहे तो उसमें उन मुकदमों की फाइल फिर से खोलने का आदेश दे सकता है, उस पर सुनवाई कर सकता है, या लोअर कोर्ट को फिर से ट्रायल करने का आदेश दे सकता है, क्योंकि अब ये सारी कुंजी, सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दे दिए हैं और राज्य सरकारों के लिए लाजमी कर दिया है कि उन्हें किसी को भी अगर छुड़ाना हो अपने प्रिय नेता को, तो उन्हें ऐसे गवर्नमेंट ऑर्डर पास करने से नहीं होगा, उन्हें हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट में बताना पड़ेगा कि इस मामले में कितना दम था, कितना दम नहीं था। लिहाजा इनके खिलाफ अगर हाई कोर्ट संतुष्ट होगा तब वो हरी झंडी देगा, क्लीन चिट देगा कि ठीक है मामले वापस लिए जाए। ये तो हुई अभी की बात, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा सरकार की तरफ से दिया गया है और उससे जो जानकारी बाहर आई है उसकी बात। अब आपको इसी साल मार्च में ले चलते हैं। तब खबर आई थी कि योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों के 40 आरोपियों पर से मुकदमे वापस ले लिए हैं। इन 40 नामों में सरकार के चीनी मिल और गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा, बीजेपी विधायक संगीत सोम के अलावा बीजेपी नेता भारतेंदु सिंह और साध्वी प्राची शामिल थे। इन लोगों पर आरोप था कि इन्होंने मुजफ्फरनगर के नंगला मंदौड़ इलाके में एक सभा कर दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए, जिससे दंगा भड़क गया। अब ये ऐसे मामले तो हैं नहीं जिन्हें मामूली या हल्का बता दिया जाए, लेकिन सरकार ने चाहा तो केस खत्म हो गया। अब यहाँ एक बेहद ज़रूरी सवाल सरकार से बनता है। सो हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी से संपर्क किया और पूछा कि दंगों से जुड़े मामले जिनमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती थी, उन्हें वापस क्यों लिया गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, मुजफ्फरनगर जब दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और ये प्रमाणित हो चुका है तमाम एजेंसियों की तरफ से भी, तमाम जो निष्पक्ष मीडिया है, तमाम निष्पक्ष एजेंसियों की तरफ से भी, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जानबूझकर जो जाट समाज के लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, जो पीड़ित हुए, जिनके घरों के लोग मारे गए, जिनके घरों में आग लगाई गई, जिनके घरों में लूटपाट की गई, उन जाट परिवारों को और उन दलित परिवारों को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया ताकि वो टूट जाएं, आगे चल के न्याय की कोशिश न करें। ये दंगा क्यों हुआ था ये सबको पता है कि दो जाट भाई थे, अपनी बहन की इज्जत बचाने गए थे और उसके बाद उनके साथ कुछ कट्टरवादी लोगों ने मारपीट की और दोनों जाट भाइयों की मौत हो गई थी। उसी के बाद ये दंगा भड़का था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति थी इसलिए, और एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर जो मंत्री थे वो पूरी तौर पर प्रशासन को अपने तरीके से वो उस पूरे मामले में निर्देश दे रहे थे। ये बात तमाम स्टिंग ऑपरेशंस में आई, चैनल्स के।
तो उसके आधार पर तमाम जाट और तमाम दलित परिवारों के साथ अन्याय हुआ, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे गए और उसे लेकर ही गृह विभाग के पास तमाम सारी एप्लीकेशन आई थी, जिनको शुरुआती तौर पर उनकी जांच की गई, तफ्तीश की गई वहां के जनप्रतिनिधियों ने। और कोई जनप्रतिनिधि केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, तमाम दलों के जनप्रतिनिधियों ने इस बात को लेकर अनुरोध किया था कि जो फर्जी मुकदमे हैं उनका निस्तारण किया जाए। मुझे लगता है उसी दिशा में गृह विभाग ने यह कदम आगे बढ़ाया। एक दूसरा सवाल भी है और वो ये कि अगर सरकार ने सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मामले वापस भी लिए तो उसके लिए कोई कारण क्यों नहीं बताया? मुझे लगता है कि ये न्यायालय का अपना एक न्यायालय के अंदर की भीतर की प्रक्रिया है। जो विधि विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपने ड्राफ्ट किए होंगे। मुझे लगता है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप भी वो संभवतः ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे और एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं भी उसको ड्राफ्ट नहीं कर सकता। वो एक कानूनी भाषा अपनी होती है और मुझे लगता है कि न्यायालय उसमें पूछेगी, न्यायालय को जवाब दिया जाएगा। अब तो सारी चीजें न्यायालय के दरवाजे पर है, न्यायालय जो जानना चाहेगी हम उसका जवाब देंगे। लेकिन न्यायालय के बाहर हम आपको ये बता रहे हैं कि जाटों और दलितों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में न सिर्फ प्रताड़ना हुई, न सिर्फ वो लोग मारे गए, न सिर्फ उनके साथ अत्याचार हुआ, बल्कि वो न्याय न पा सके इसके लिए उल्टे जाटों और दलितों के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज करा दिए गए। तो आपने पूरे मामले पर सरकार का जवाब भी सुन लिया। आपको पता चल गया कि क्यों दंगों में किसी को सजा नहीं होती, क्यों एक के बाद एक दंगे इस देश में होते हैं, चाहे सरकार बीजेपी की हो, सपा की हो या कांग्रेस की। सत्ता में आने के बाद सब अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में नुकसान होता है आपका और हमारा। नुकसान होता है उनका जिनके अपने ऐसे किसी दंगे में मारे जाते हैं या जिनके जीवन भर की कमाई दंगों की आग में खाक हो जाती है। इस बारे में सोचिएगा। कार्यक्रम में अब वक्त है ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाने का। आपको पता ही है कि हमारी एक टीम ज़मीन पर उतर चुकी है और पूछ रही है क्या हाल है यूपी। तो आप भी इस मुहिम में शामिल हो जाइए और फिलहाल देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कितना असर पड़ा धंधे पे? बहुत ज़्यादा। हाँ जी। क्या सरकार बेहतर और कुछ कर सकती थी, बेहतर ढंग से निपट सकती थी जिससे धंधे पे कम असर पड़े? देखिए जी, इसमें सरकार की भी क्या गलती कह सकते हैं, क्योंकि देखो अगर लॉकडाउन नहीं लगता, मेन असर तो लॉकडाउन की वजह से है। आधा तो पहले अपना नोटबंदी ने मार दी, नोटबंदी में उसके बाद जीएसटी आ गया। जब तक हम जीएसटी को समझ पाते या समझेंगे तब तक तो दुगनी मार और पड़ गई थी अपने ऊपर। और उसके बाद कोरोना ने एंट्री दी। अब जब कोरोना आ गया तो अब कोरोना भी सरकार क्या करे, लॉकडाउन के अलावा क्या सोल्यूशन था इसके अलावा? मार तो पड़नी थी और पड़ी सिर्फ कारोबार पे और किसी पे नहीं पड़ी, कारोबार के अलावा। चीज होती है ऐसे, कुछ आता है मन में कि यार ये तो इतना कारोबार को नुकसान हो रहा है, तरक्की नहीं हो पा रही है, क्या मन में भाव आते हैं? ये वक्त भी बीत जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण फलसफा है कि ये वक्त बीत जाएगा है, ये वक्त भी बीत जाएगा ये और वक्त इसके बीत जाएगा। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय, गीता में भी कहा गया ऐसा नहीं होता समय एक साथ है। भाई। ये यार गुरु पुरानी भाई अभी उम्र तो नहीं लग रही इतनी ज्ञान की बात है। ये चाचा इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। लॉकडाउन में देखा ही रामायण और गीता है तो थोड़ी बहुत ज्ञान वहीं से आया है। अन्यथा तो अपना दुकान पे रहते थे, सुबह आना शाम को जाना, तब अपना दुकान धंधे की बात होती थी। लॉकडाउन ने कुछ तो सिखाया, एटलीस्ट ये है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट।